Hello everyone, welcome to Anjan Kalash IAS by Arpita Prakash. Again, we are here continuing the series of the topic of election and representation. I had promised you that we would be doing it very properly, like every single starting and current thing, whatever is required. Because this is going to be an election year, हम अगर लोकसभा की बात करते हैं एंड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स हैं जो कि आपको, क्योंकि यू नो इन द कमिंग मंथ्स यू वुड बी गेटिंग सो मेनी न्यूज़ रिलेटेड टू इट, तो अगर आपको इन बेसिक चीज़ों का मतलब समझ में आ जाएगा तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू इवन रिलेट टू दोज न्यूज़ एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन, राइट? सो विदाउट using any further time for any other kind of explanation, I will just start with the topics. In the previous video, which was part 1 of the series, हम इसको different छोटे छोटे parts में cover कर रहे हैं so that there is no retention issue with you. So आप part 1 पे जाइए, इन दोनों basic topics को, जहाँ हमने terms, definitions, concepts related to basics of election को समझा है, and then quite many things have been shared with you as an insight about the relations between election and democracy. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा, एक आपको दिख छोटा सा रहा होगा बट अभी देखना 10 से 12 से ज़्यादा स्लाइड्स इसमें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. फिर हम अगले लेक्चर्स में इन बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्शन सिस्टम्स इन इंडिया, बेसिकली वी हैव टू सी the concept of the constituencies. You must have heard about the terms like territorial constituency or the reserved constituency. इसको हम समझेंगे. And what are the constitutional provisions which deal with this? The topic, just the subtopic for discussion for today is this one. All right? So ये सब आप कर लेना. Basics of election, relation with democracy, minimum conditions, etc. How to ensure that election is democratic, and so on and so forth. अब हम शुरू करते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. देखो, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया कैसे काम करता है. सो फर्स्टली यू नीड टू बी फेमिलियर विथ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड एज अ जनरल इलेक्शन, जो भी होने वाला है. ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पर होता आया है. सो व्हाट इज़ जनरल इलेक्शन? इट इज़ दैट इलेक्शन विच इज़ हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम. वॉट इज़ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी? मैं अभी बस थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी. आई जस्ट एक्सप्लेन यू इट इन सम टाइम. बस फॉर द टाइम बिंग रिमेंबर दैट सेम टाइम में, सेम टाइम मतलब इट कुड बी द सेम डे और जस्ट विद इन फ्यू डेज, बट एक बार शुरू होगा तो फिर कुछ ही दिन में इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल इलेक्शन. देर इज अनदर टर्म विच यू वुड ऑफन फाइंड इन द न्यूज़पेपर बेसिकली, विच इज़ योर बाई इलेक्शन. ये स्पेलिंग भी बहुत जगह मिलता है, ये स्पेलिंग भी मिलता है, बट दिस टर्म इज बाई इलेक्शन. दिस काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्शन happens for one constituency. This happens for all the constituencies at the same time. ठीक है, but this happens for one particular constituency. It can be any constituency for any particular reason. For example, let's say normal election, general election. इसको हम normal समझ लो. ठीक है, normal general election हो गया, representatives got elected, काम ठीक चल रहा है. Suddenly there is a vacancy caused by the death or resignation of a member. हो सकता है ना, अचानक से कोई मेंबर नहीं है, या मान लो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेथ है, रेजिग्नेशन है, मेंबर नहीं है. अब नॉर्मल इलेक्शन तो आफ्टर अ टेन्योर होगा. लाइक फॉर अस इट हैपन्स आफ्टर 5 years इन द जनरल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. तो 5 साल तक उस जगह का काम कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द टाइम बिंग, जस्ट अंडरस्टैंड इट इज़ एन एरिया. ठीक है, एक लोकेलिटी एरिया. अभी के लिए लेमैन में कुछ भी समझ लो, तो उस जगह का काम कौन करेगा? हु विल डू द वर्क? सो इन बिटवीन ऑफ दोज नॉर्मल टेन्योर यू नीड टू हैव दोज एक्सेप्शनल इलेक्शंस, जिसको हम स्पेशल इलेक्शन समझ सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाई इलेक्शन, हैपनिंग फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, एंड द होल पर्पज इज टू फिल द वैकेंसी. Okay, now we understand these concepts of electoral or territorial constituency and the reserved constituency. आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी इसके बारे में बहुत सुना होगा और अभी भी सुनते होंगे, बट उसके पहले हम इलेक्टोरल एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हैं. सो दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी आर बेसिकली आर द एरियाज ऑफ अ कंट्री. अगर आप सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हो तो कंट्री, अगर आप स्टेट लेवल पे बात कर रहे हो स्टेट इलेक्शंस के लिए तो स्टेट. ठीक है, सो एरियाज ऑफ अ एरियाज for the purpose of election. So basically you can also call this as area based system of representation. What does it mean? If this is the whole country, election के लिए you divide it into different areas. ठीक है, आप बोलोगे states तो already divided हैं political boundaries के साथ. The states are for the administrative convenience. ठीक है, and of course the
reasons for the creation of the state has been different from like since independence. It started with linguistic reasons, language के basis पे divide किया गया, फिर और बहुत सारे reasons होते चले गए. अभी कुछ latest time में जो last states हमारा बना, जैसे तेलंगाना बना और उसके पहले 3 states जो हमारे बने थे, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का और उत्तराखंड का, वो different reasons के लिए बना है. ठीक है. But the point I'm making is those are done for the administrative convenience. But यहाँ हम election या representation की बात कर रहे हैं, तो वो आपको समझना है that this is the area based system of representation. तो हम एक ओवरऑल टेरिटोरियल क्या है, टेरिटरी हो गया ना, टेरिटरी के बेसिस पे, और वहाँ से इलेक्शन होगा. तो these two terms are interrelated. So therefore this whole territory gets divided into different स्मॉलर एरियाज, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये जो डिफरेंट एरियाज हैं दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब क्या होगा, सो लेट्स से दिस इज द ओवरऑल एरिया एंड दिस इज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1. सो डिफरेंट वोटर्स वुड बी लिविंग हियर. ठीक है. सो द वोटर्स लिविंग इन दिस एरिया वुड इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. सो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा. ओके. व्हेन इट कम्स टू द लोकसभा इलेक्शन, so the whole country is divided into 543 constituency. Because it is an election for the parliament, it is called as parliamentary constituency. Okay. And then as we saw that from each constituency one member would be elected. So from that Lok Sabha constituency, from that parliamentary constituency, the member who would be, or the representative who would be elected, is called as the member of parliament. क्योंकि वो parliament के purpose से किया जा रहा है लोक सभा के लिए. You know that parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. But in terms of houses, it is Lok Sabha and Rajya Sabha. Rajya Sabha क्यों included नहीं है इसमें? Because Rajya Sabha में indirect election होते हैं. What is indirect election? Where people, the citizens, directly do not elect the members. तो ये elect होने के लिए हम जाते हैं MLAs के थ्रू. MLAs यानी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो एक पूरा अलग प्रोसेस होता है. आई एम जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट इट इन वेरी शॉर्ट. तो अभी वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल बिकॉज हियर वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्शन. हम डायरेक्ट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. विच हैपन्स ओनली फॉर द लोअर हाउस, लोकसभा एंड विधानसभा, दैट इज योर लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, याद भी करते जाना बिल्कुल, इसलिए मैंने ऐसे क्लीन स्लाइड्स छोटे उस पर बनाए हैं गैप्स के साथ, सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल एंड रिमेंबर राइट हियर. So Lok Sabha election में the country is divided into 543 constituencies called as parliamentary constituency, and from each constituency one member would be elected. That representative would be called as the member of parliament. ठीक है. अब मान लो this is one parliamentary constituency. Within this you will have several assembly constituency जो उस state के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए यूज होंगे. तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अलग अलग होगा, दोनों के पर्पस के लिए अलग डिवाइडेड है. ठीक है. एंड देन फ्रॉम दैट वन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी MLAs इलेक्ट हो जाएंगे. MLAs कौन होंगे? लाइक हियर यू हैव MPs कौन है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. सो MLAs कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इसको मैंने बहुत टाइम लेके समझाया है. आई होप दैट इज क्लियर. अब बात है कि फिर आपको ये लग सकता है कि सम पीपल मतलब यू नो सम एरिया माइट हैव मोर पीपल, सम लेस पीपल, सो हाउ इट इज़ लाइक डिवाइडेड बेसिकली. सो दैट एंटायर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इस काम को आसान कर दिया है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? दैट डिफरेंट स्टेट्स, जब हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, सो इट इज़ डिवाइडेड अमंगस्ट लाइक डिफरेंट स्टेट्स, है ना. तो बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स हम ऑलरेडी एक यूनिफॉर्मिटी रखेंगे. एंड नाउ विद इन स्टेट ऑल्सो जब हम असेंबलीज में डिवाइड करेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, सो इन द सेम स्टेट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी रखेंगे. सो वी विल हैव द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट बोथ लेवल, अमंगस्ट स्टेट ऑल्सो या बिटवीन स्टेट्स ऑल्सो एंड विद इन स्टेट्स ऑल्सो. I hope that's clear again. Now, between different states कैसे होगा? So the states will be allotted different seats in Lok Sabha where the ratio between the number of seats and population is same for all the states. मतलब इस तरह से, जैसे मान लो this is one state which has a very huge population, है ना, because not every state is having similar kind of a population. अब हम कैसे मैनेज करें?
So one state is having a huge population, another is having a very small population, but everyone needs to be represented in Lok Sabha. सबको representation देना है. So how do you ensure uniformity? तो हम क्या देखेंगे कि the number of seats we are allotting to this state which has huge population and the number of seats we are allotting to this state which has a small population, हम देखेंगे कि ये जो ratio है between seats and population ये same होना चाहिए, which in other words mean that the state which is having larger population हम उसको larger seat देंगे, but हम एक ratio maintain करके चलेंगे. larger मतलब number of seats बढ़ेंगे and for the smaller states number of seats घटेंगे, but representation कैसे होगा on the basis of population. इसको भी आगे हम और provisions और उसके मदद से समझेंगे. ठीक है. Now within the different constituencies, like within the different state, between different constituency कैसे करेंगे? Again it is the basis of the ratio between population and seat. ठीक है. तो हर constituency की जो population होगी and the number of seats we will allot is going to be same throughout the state. अब readjustment देखो, एक समय मान लो decide हो गया, but population is something which keeps on increasing ना, it keeps on changing basically. It's a dynamic factor, not a constant factor. So you need to have readjustments also. ठीक है. So for that to happen, how it will happen? After every census. ठीक है. अब deciding authority कौन होगी? Parliament. ये clear हो गया. Now for this purpose, so you need to first have the division of constituency कि कितने area को हम एक constituency में बांट रहे हैं, be it parliamentary और assembly. But आपको physically area demarcate समझना है, right? And which is the authority who does that work? It is called as delimitation commission. ठीक है. delimitation हम limit कर रहे हैं उस area को for this constituency. So they have passed certain acts. एक बार 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में. अब यहाँ ध्यान दो. 51-52 में we had our first general election. 47 में हम आज़ाद हुए. 51-52 में we had our first general election. तो उसके बाद हमारा और अच्छा हमारा सेंसस भी डेसिनेलियन सेंसस है, हर 10 साल पर होता है. अभी नहीं हो रहा है, कोविड के वजह से वो सब डिले हो गया था, बट यूजुअली 10 ईयर्स पर होता है. सो लास्ट वी हैव इज ऑफ 2011. 2021 में होना था बट वो नहीं हो पाया. ठीक है. तो क्या हुआ? 51, उसके बाद 52 में हमारा एक एक्ट आया, फिर 10 साल बाद 61 के सेंसस के बाद फिर एक्ट आया, है ना. सेंसस के हिसाब से रीएडजस्टमेंट हो रहा था, सो एक्ट आते गया फॉर द रीएडजस्टमेंट डिलिमिटेशन. फिर 71 के बाद भी आया. So after that technically it should have been 1982, 1992, right? 2000 तब तो यहाँ पे पहुँचना चाहिए था. And then why we do not have it after that? 2012 वाला भी तो क्यों नहीं है? So what has happened in these years? Why it is not there? उसको हम आगे समझेंगे. ठीक है. These questions should have come in your mind and we'll try and answer all of that. Okay. Now come to some very clear information, very precise information, very factual information on all of that. And थोड़ा सा technical है. So take your time. मैं भी आराम से समझाऊंगी, आप आराम से समझना. पहले आता है एक इम्पॉर्टेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. देखो, फॉर दीज 3 years ये तो रेगुलरली चल रहा था, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. जो प्रोसेस की बात की गई थी दैट वाज हैपनिंग. ब्रेक लगा यहाँ पर, तो इसके बाद क्या हुआ वो समझते हैं. ठीक है. सो 72 के बाद नेक्स्ट आना था 82 में, बट उसके पहले दिस ईयर वॉज देयर 1976 एंड यू नो देयर वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट amendment act that had been passed, constitutional amendment act जो इसमें पास किया गया था, which is also called as mini constitution for the huge number of changes it made and the kind of impact it had. So through this 42nd constitutional amendment act of 1976 क्या बोला गया कि हम ये जो पूरा सीट का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड सीट एंड एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट, हम फ्रीज कर रहे हैं इसको 2000 तक. मतलब 76 से लेकर के 2000, क्योंकि फिर 2001 में अगला सेंसस आएगा तो उसके बाद नया चेंज कर लेंगे. बट फॉर दीज ईयर वी आर जस्ट फ्रीजिंग इट, वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइज इट एवरी ईयर. ठीक है. ये डिसीजन लिया गया. नाउ द क्वेश्चन वुड बी कि फिर आप किस साल के सेंसस या पॉपुलेशन लेवल पे उसको फिक्स करोगे, वो भी तो क्वेश्चन है. सो जस्ट जो प्रीवियस वाला था दैट वाज द 1971 लेवल. ठीक है. सो दे फ्रोज इट हियर एंड दे सेड कि अब हम 2000 तक कुछ करने नहीं वाले हैं. वाई? Understand the logic. Because in different parts of the country there was uneven growth of population. समझो, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा था, सदर्न इंडिया वो स्टिल थोड़ा सा कंट्रोल्ड था.
नाउ दैट वी आर टेलिंग दैट वी आर अलॉटिंग द सीट्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, हमारा तो पॉपुलेशन से वो है ना प्रपोर्शन जा रहा है. So by default automatically it would mean that any state which is having huge population would get more seats. So they would get an incentive to be increasing population कि भाई बढ़ाते जाओ population ताकि हमको representation भी ज़्यादा मिले. And on the other hand the states who would be using population control measures ताकि देश को दिक्कत ना हो resources manage करने में, वो तो नुकसान में चले जाएंगे. So to check all of that, to manage all of that, ये decision लिया गया. ठीक है. अब 2000 के बाद क्या हुआ, 2001 का सेंसस आया, वहाँ से डेटा आया, तो उस टाइम पे भी ये डिलिमिटेशन एक्ट पास हो गया. सो यू हैव अंडरस्टूड हाउ डू वी जस्टिफाई दिस गैप इन बिटवीन. नाउ अब उसी समय फिर एक और अमेंडमेंट एक्ट आया उसी साल, क्योंकि फिर टेक्निकली क्या होना चाहिए था दैट आफ्टर एवरी ईयर देन 2011 देन 2021 वैसे में भी होना चाहिए था. सो नाउ दैट ईयर ऑल्सो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 केम, जिसने बोला कि ये जो फ्रीजिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, मतलब फ्रीजिंग जो हमने की थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे 2026 तक, यानी फर्दर रीएडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे. ठीक, यहाँ से जो अब हो गया, अब उसके बाद और फर्दर रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अगेन टू एनकरेज द पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स. ठीक है, बट उसी चीज़ में थोड़ा सा स्मॉलर चेंज लाते हुए देयर वाज 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 विच सेज दैट ये 97 के लेवल पे नहीं होगा, रादर 2001 यानी जो जस्ट प्रीसीडिंग सेंसस था उसके बेसिस पर होगा. ठीक है, समझो क्या होना था. दिस वाज कंटिन्यूइंग लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द 1971 के सेंसस के बेसिस पे इट वाज कंटिन्यूइंग. इट हैपेंड टिल 1970s वाला टाइम. देन उस टाइम पे डिसाइड करके इसको 2000 तक कर दिया गया. देन 2001 में फर्दर सेंसस आया. ठीक है, उसमें लिमिटेशन एक्ट आया, उसके थ्रू पास किया गया, एंड जो भी टेरिटोरियल डिमार्केशन दोबारा करना था किया गया, बट दैट वाज डन ऑन द 71 लेवल. ठीक है, लेकिन वहीं पे फिर एक और अमेंडमेंट के थ्रू, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बोल दिया गया कि दिस फ्रीजिंग ऑफ और द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट हम कंटिन्यू करेंगे टिल 2026. ओके, लेकिन वो उसी लेवल पे चल रहा था, बट थ्रू दिस अनदर अमेंडमेंट उस लेवल को चेंज कर दिया गया. बोला गया कि नहीं, अब जो हमारा जस्ट प्रीसीडिंग ईयर होगा उसके सेंसस पे ये कंटिन्यू होगा. ठीक है, सो द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड बी देयर विदाउट चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट. मतलब जो डिलिमिटेशन आया वो तो एरिया डिवाइड कर रहा है ना, तो एरिया हम डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंगली, दैट विल हैपन. लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स, बिकॉज सारी कहानी पॉपुलेशन की तो सीट्स से रिलेटेड है, राइट, कि नंबर ऑफ सीट्स कितने अलॉट हो रहे हैं, तो एरिया हम अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेंगे, बट जो नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड होंगे वो फिक्स्ड रहेगा. ये बात यहाँ पे बोली गई. ठीक है, सो बेसिकली नाउ द कंक्लूजन फॉर दिस मच पार्ट इज कि हमें 2026 तक अभी हम वो पुराने वाले ही के हिसाब से चल रहे हैं, यानी 2001 के सेंसस के बेसिस पे जो भी सीट्स अलॉटमेंट है दैट विल कंटिन्यू टिल दिस ईयर. उसके बाद जब बाद में नया सेंसस आएगा तो डेटा चेंज हो जाएगा. नाउ this delimitation commission which does this exercise of delimiting the boundary and everything, that has been set up by the delimitation act of 2002. ठीक है, based on 2001 census. पहले भी इन्होंने करा है काम, पहले भी करा है, लेकिन एज अ प्रॉपर बॉडी जो है वो इस एक्ट के थ्रू सेटअप होके वो 2001 के सेंसस के हिसाब से इन्होंने आगे काम करा है. what is the work given to them? To draw the boundaries of the constituencies all over the country. अच्छा, यहाँ के जो मेंबर्स है कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, एंड इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इफ समबडी आस्क यू दैट व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी इज डिलिमिटेशन कमीशन, तो समझ लेना इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक लॉ स्टैट्यूट से बनाया गया है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. वट एवर वी हैव जस्ट नाउ डन, वो तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने आपको, ठीक है, ये डिफरेंट स्लाइड्स में दे दिया. Now we have to see what are the related articles of these things given in the constitution. जैसे देखो 82 आर्टिकल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, कि हर सेंसस के बाद जो सीट अलॉट होगा, आई एम नॉट रीडिंग द होल ऑफ इट, यू कैन जस्ट रीड इट. रिगार्डिंग द स्लाइड्स आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, वो PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, सो जस्ट रीड इट. तो ये कहता है कि हर सेंसस के बाद जो हम सीट अलॉट करेंगे वो अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएगा, एंड उसी हिसाब से रीएडजस्टमेंट होगा. बाद में इस बात को डिसाइड कर लिया गया
पहले उस सीट को फ्रीज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 97 सेंसस, बाद में ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, एंड द फ्रीजिंग हैज़ बीन डन टिल द ईयर 2026. What just happens is कि when you don't have any basic and you try and read this, you get confused between so many lines, so many years and so much of explanation. अगर आपको सिंपल तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. Now this article was for the parliament, यानी लोकसभा की बात हो रही है. सेम अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में देखना है सेम चीज़ कि कैसे डिवीजन होने वाला है, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय आर्टिकल 170. सो जस्ट रिमेंबर आर्टिकल 82 फॉर द सीट एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, एंड यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली. पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा बोल लो, और यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट रीड इट. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. वॉट अबाउट द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका भी कॉन्सेप्ट है. सो ये लाने का रीज़न क्या था? देखो, रिजर्व्ड का क्या मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब हम बात कर रहे हैं उसमें हम कुछ तो रिजर्वेशन दे रहे हैं. वी आर फिक्सिंग इट फॉर, लाइक यू गो टू अ रेस्टोरेंट टू हैव अ डिनर एंड यू वुड सी लंच और डिनर वट एवर. यूजुअली डिनर में बहुत देखने को मिलता है, एंड लंच में इफ दैट्स अ वीकेंड दैट यू नो देर आर सीट्स, देर आर टेबल्स रिजर्व्ड. यू सी दैट बोर्ड, राइट? तो क्या है कि हमने उसके लिए कुछ चीज़ जो है वो रिजर्व करके छोड़ दिया. Now this idea was in the mind of the constitutional makers because they thought कि हमको weaker sections को भी ध्यान रखना है, so that somebody who is not having the facilities of education or resources or contacts, उनको भी representation मिले. So these factors do not start to hinder और ऑब्स्टिकल ना बने इन द रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस. देयरफॉर फॉर द वीकर सेक्शंस वी नीड टू रिजर्व समथिंग, फिक्स समथिंग. नहीं तो जिनके पास पावर है, पैसा है, रिसोर्स है, वही सब सीट्स लेके चले जाएंगे. सो वी विल नॉट बी एबल टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, राइट? अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट को तो बंद कर दिया. अब आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट में ये समझ में नहीं आएगा कि फिर अंतर क्या है. अब ध्यान से सुनो. कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, जो कि ब्रिटिश टाइम पे होता था, कॉलोनियल टाइम में होता था, आपने सुना होगा, है ना. सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्टेड विथ मुस्लिम्स एंड देन फर्दर विथ अदर कम्युनिटीज, स्टार्टेड विथ 1909 एक्ट. लेकिन होता क्या है, कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन में वन कम्युनिटी इज टू बी यू नो फोकस्ड, ठीक है. हम उनके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देते हैं. कैसे देते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. तो सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट इज अ टर्म बेसिकली यूज टू डिनोट द पीपल हु आर द वोटर्स, ठीक है. जो इलेक्टर्स का ग्रुप है ना, उसके लिए आप इन अगेन ले पर्सन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ. सो फॉर द पीपल हु आर द वोटर्स, दैट ग्रुप यू कैन कॉल द टर्म एज इलेक्टोरेट, ठीक है. तो इलेक्टोरेट मतलब द वन हु विल बी वोटिंग, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब द वन हु आर वोटिंग बिलोंग टू अ सेपरेट कैटेगरी, सेपरेट कम्युनिटी, ठीक है. तो इन सेपरेट इलेक्टोरेट ओनली those who are belonging to one particular community can vote. सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं, यानी जो वोटर्स होंगे वो सेपरेट कम्युनिटी के होंगे. दे विल बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है. तो कोई भी कम्युनिटी का मान लो, अगर वहाँ वोटिंग करनी है तो उसको जो चुनने वाला होगा वो भी सिर्फ उसी कम्युनिटी का होगा. दिस इज वॉट इट मीन्स, राइट? चुनने वाले की बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है, इलेक्टर्स की बात हो रही है. चुना जो जाएगा वो तो बात की बात है, चुनेगा कौन उस पर बात हो रही है. But how it is different from the concept of reserved constituency which is applicable. In reserved constituency मतलब constituency में कुछ seats हमने कुछ special groups के लिए reserve कर दी कि ये सीट आपको ही मिलेगी. अगर 15 सीट है तो उसमें से 5 या 3 या 2 whatever आपके लिए reserved है. So only those who belong to any particular group, SCs, STs, etc. can contest election. इलेक्शन सिर्फ वही लोग कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि सीट तो उन्हीं को मिलेगा ना जो कंटेस्ट कर रहे हैं, तभी तो अगर वो जीते तो सीट मिलेगा. लेकिन वोट कोई भी कर सकता है. सो हियर इट इज अबाउट हु द वोटर इज, राइट? द मेन क्वेश्चन लाइज विथ हु द वोटर इज, एंड दे बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. हियर द वोटर वुड बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, बट द वन हु वुड बी इलेक्टेड, चोजन इन दैट इलेक्शन, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करेगा ताकि वो सीट फिक्स्ड रहे उसके लिए, सीट रिजर्व्ड रहे उसके लिए, ठीक है. बट ऐसा नहीं है दैट इफ यू लेट्स से बिलोंग टू SC ST, सो यू मैंडेटरीली हैव टू फाइट और इलेक्ट, मतलब यू हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन ओनली फ्रॉम अ रिजर्व्ड सीट. नहीं, आप अगर नॉन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉन रिजर्व सीट से भी जाना चाहते हो आप कर सकते हो, बट स्टिल फॉर योर बेनिफिट एटलीस्ट हम रिजर्वेशन देंगे, ऐसा पूरा प्रोविजन है. आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो. ओके,
तो अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहाँ कहाँ पर कैसे हैं, ठीक है। लोकसभा में एससीज के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 46 सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है। बाद में जब चेंज होगा, लेकिन अभी के लिए यही है। लोकसभा में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के थ्रू बोला गया कि ये जो रिजर्वेशन है, ये एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, मतलब जब इन्फोर्स हुआ था, तो उसके बाद से बोला जाता था कि हम बाद में इसको रिवाइज करेंगे, बट एवरी 10 ईयर इट गॉट एक्सटेंडेड। तो लेटेस्ट एक्सटेंशन 2020 में हुआ थ्रू दिस 2019 एक्ट, और ये 2030 तक चलेगा। इसी एक्ट के थ्रू वो जो एंग्लो इंडियन, आपने सुना होगा, एंग्लो इंडियन की भी रिजर्वेशन थी, वो खत्म हो गई थी। अभी तक चलता था बट इस बार में खत्म हो गया था, बट SC/ST रिजर्वेशन चल रहा है, ठीक है। सो हियर द सीट्स आर रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो। सेम लॉजिक, पॉपुलेशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स विच डील विद इट? 330 एंड 332। हम एक बार जल्दी से इसको भी देख लेंगे, विल जस्ट ब्राउज थ्रू इट। बट सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर ऑल्सो देयर। 84th एक्ट ऑफ 2001 कहता है अगेन कि जो रिजर्व्ड सीट है उसकी भी रीफिक्सिंग ज़रूरी है, तो उसको उन्होंने 91 के सेंसस पे किया। तो ये समझ लो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग डेटा है ये, ठीक है। एंड 87th वाला में रीफिक्सिंग 2001 के थ्रू हो गया। ये तो क्लियर होना चाहिए। चलो, अब ये लक्ष्मीकांत से आपका सेगमेंट दिया गया है, देखो सीट्स रिजर्व्ड, ठीक है। ये देख लो टोटल शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो टोटल सीट रिजर्व है, टोटल हमने क्या देखा, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें SCs के लिए 84, 47 इज फॉर STs। यू शुड रिमेंबर दीज नंबर्स, लाइक दीज आर नॉट जस्ट रैंडम फैक्ट्स दैट यू कैन टारगेट टू फॉरगेट, फॉर द रीज़न दैट ये अभी हाल फिलहाल में चेंज नहीं होने वाला है, ये अभी लंबा चलेगा। इफ़ इट वुड हैव बीन चेंजिंग एवरी ईयर देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस नंबर इज गोइंग टू बी सेम, ओके। अब ये डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ के रिप्रेजेंटेशन है, देखो पॉपुलेशन के बेसिस पे कि किसको टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने मिल रहे हैं, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब को कितना है। इफ़ यू वुड नोटिस द हाईएस्ट, यू नो उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलर स्टेट है, सो इट हैज़ गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स विच इज़ 80, ठीक है। अब जो देखो छोटे स्टेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, देखो एक एक सीट है। थोड़ा सा बड़ा है त्रिपुरा है मान लो, या गोवा है मान लो, मणिपुर है, मेघालय है, तो 2-2 सीट है, अरुणाचल प्रदेश है तो 2 सीट है, अकॉर्डिंगली यू सी दिस, ठीक है। चलिए, आर्टिकल्स जैसा हमने बोला 330 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस, है ना, तभी तो हम दे रहे हैं ऐसा। सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन द लोकसभा, यानी हाउस ऑफ पीपल, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल एंड यू विल सी। एंड 332 इज़ फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रख लेना। एंड ओके, यू जस्ट रीड इट, दिस इज़ द सेम थिंग दैट हैज़ बीन गिवन। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि स्टेट के केस में अलग अलग स्टेट्स को लेके और डिटेल में बात की गई है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू गो थ्रू इट, मत भी पढ़ना अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज होने लगो, जस्ट गो थ्रू दिस वन। ये लोकसभा वाला है ना, सिंपल वाला है, तो वो समझ लोगे कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए एंड असम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ा सा अलग है। फॉर दिस यू वुड बेटर अंडरस्टैंड जब हम अलग अलग एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न क्या होता है उनके लिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको समरी ऑलरेडी दे दी है दैट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। अब देयर इज़ समथिंग एल्स ऑन रिजर्वेशन। SC/ST तो ठीक है, हमने समझ लिया, ठीक है, एंग्लो इंडियन ख़त्म हो गया, बट व्हाट अबाउट समथिंग एल्स? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अबाउट द अदर ग्रुप्स, OBCs? तो अगर हम अदर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन, यानी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इन सम स्टेट्स, वहाँ पर उनको मिलता है। सो देयर दे गेट इट वेरिएशन इन प्रपोर्शन ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड। अगेन सीट जैसा है वो वेरी करता रहेगा बेस्ड ऑन उस स्टेट में OBC की पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है। बट ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनली हमें मैंडेटेड ऐसा नहीं दिखा है। अगर हम विमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी पंचायत में तो शुरू से रहा है 1/3 ऑफ विमेन रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अब पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, अब जाकर ये आया है। सो फाइनली थ्रू 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, देखो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसका डिटेल यहाँ पे देख लेना। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफाइड दिस 106th अमेंडमेंट एक्ट to amend the constitution, जहाँ पे new clauses have been inserted in different article form. So article 239AA for reservation of seats in legislative assembly of Delhi, ठीक है, 1/3 ही है, 1/3 है।
330A is for women in Lok Sabha and 332A is for Legislative Assembly. ठीक है, ऑफ कोर्स जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा तो सीट्स भी रोटेट होंगे और 15 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स इट विल गेट रिन्यूड लाइक इट ऑलवेज हैपेंस इन अदर केसेस ऑल्सो. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना. ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में पूछे जाने के चांसेस हैं बिकॉज इट इज़ करंट अफेयर्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एवरीथिंग. आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ गए हो. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे द मेथड्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. What is first past the post system? What is this territorial representation? इसी का जो नाम है. दूसरा एक चीज़ होता है the proportional representation system. तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है, how does this work, how are the numbers there, etc etc. तो ये पूरा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या लिखा हुआ है, प्रोविजंस क्या क्या हैं, आर्टिकल क्या है, बॉडी क्या है, वो सब हम समझेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन अदर टॉपिक्स जिसमें हम बात कर सकते हैं. तो हम इस पूरे मेथड ऑफ इलेक्शन एंड होल सिस्टम एंड एवरीथिंग वी वुड कीप कैरिंग ऑन इन द फर्दर lectures. I hope you enjoyed the session. If you do, please leave your comments, and if you really want me to make more such videos on these topics, you can just let me know. I'll see you guys. Bye bye. Take care. Also, I would request, do not forget to check out the Anjan Kalash IAS app. ठीक है, that's going to be extremely handy for you. अगर आप थोड़ा ना इस ऐप के बारे में समझो. देखो यहाँ इसके डिटेल्स दिए गए हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह अवेलेबल है. सो इफ़ यू जस्ट वांट टू अवेल द फैसिलिटीज़, जो भी कोर्सेज लॉन्च हैं अभी और आएंगी, अभी थोड़े कम, बिकॉज इट्स अ न्यू ऐप विच इज़ लॉन्च फ्रॉम माई साइड, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इट. सो डाउनलोड लिंक एंड एवरीथिंग इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड डू चेक द 30 days एक्सरसाइज जो हम रेगुलरली कर रहे हैं. ठीक है, एक ना रेगुलर एक्सरसाइज है जो हम करते हैं. ये देखो 30 day 30 minute प्लान. सो वी हैव रीच टिल डे 18th ऑफ इट. हमने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा था एंड वी प्लान टू डू इट फॉर द 30 days. मतलब बचे हुए दिन में हम करेंगे, जहाँ एवरी डे वी डू हैव आवर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो एग्जैक्टली ये क्या है आप इसको चेक कर सकते हो. ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो भी मैप्स ज़रूरी है, जो भी डेटा ज़रूरी है, आर्टिकल ज़रूरी है, सब होता है. तो उसका क्या है वो पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना ताकि यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. ऑल राइट. So now I'll see you guys in the next video. Take care till then. Bye bye.